ये जो मिडिल ईस्ट की वॉर हुई है, कहते हैं कि सिर्फ मिसाइल की वॉर नहीं है, पूरे इकोसिस्टम को इसने डिस्टर्ब करके रख दिया। चाहे हम सिंपल गैस की बात करें या फ्यूल की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जॉब की बात करें। अच्छा, इसमें सर जो हमारा स्टील है वो भी 20 to 30% बढ़ गया है, कंस्ट्रक्शन पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आज जो हमारे लोग हैं वो सोच रहे हैं हम इन्वेस्ट करें नहीं करें, बड़ा कन्फ्यूजन है। कंस्ट्रक्शन डिले होती है तो उसका हमारी जो एक कंट्री की इकोनॉमी है जिसको हम कहते हैं कि भी बहुत अच्छी स्पीड से चल रही है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। लोग पहले अपनी सेफ्टी चाहेंगे, वो जॉब तो देखो सेकेंडरी चीज़ है। अच्छा, लोग जहाँ मर्जी इन्वेस्ट करें, स्टॉक में करते हैं वहाँ एक इशू हो जाता है, आज रियल स्टेट में करना चाहते हैं तो वहाँ वो डाइसी है कि लोग कहाँ इन्वेस्ट करें। कुछ हद तक रियल एस्टेट में उसका इम्पैक्ट आया क्योंकि हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो दुबई में 30 to 40% प्रॉपर्टी डाउन हो गया है। देखिए मुझे लगता है 30-40% प्रॉपर्टी डाउन तो नहीं हुई है, पर आप ये सजेशन कर रहे हैं कि होल्ड एंड वॉच, क्योंकि अभी देखो वॉर का भी कुछ सिचुएशन पता नहीं है क्या होगी। देखिए पहली बात तो मैं होल्ड और वॉच का सजेशन नहीं दे रहा हूँ, जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, जब भी सर ये चीज़ चल रही थी तो वेरी अनफॉर्चुनेट आप वहाँ थे, हमें पता लगे, तो आप थोड़ा सा रियलिटी तो बताइए। ये वॉर स्टार्ट हुई तो उस समय मैं दुबई में था, हाँ, एग्जैक्ट। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो वहाँ पर अच्छा, हमारे मेजोरिटी ऑफ यूथ ईएमआई पे डिपेंडेंट है, राइट? तो उस पे भी कुछ रेट बढ़ा है। देखिए इन्फ्लेशन तो बढ़ी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा इस समय एक अलग वॉर चल रही है, वो वॉर है एआई की वॉर। ये जो मिडिल ईस्ट की वॉर हुई है, कहते हैं कि सिर्फ मिसाइल की वॉर नहीं है, जबकि जो आम जनता है उसका जो प्रैक्टिकल लाइफ है, पूरे इकोसिस्टम को इसने डिस्टर्ब करके रख दिया है। चाहे हम सिंपल गैस की बात करें या फ्यूल की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जॉब्स की बात करें। पिछले ही वीक सिलेंडर की कॉस्ट 60 रुपीज़ बढ़ा दी गई है, विच इज़ अ बिग अमाउंट फॉर मेनी पीपल। और यही नहीं, कहते हैं कि पूरे 9 मिलियन जो हमारे इंडियंस हैं वो आपके गल्फ के अंदर रहते हैं। और वहीं से अगर हम उनके पैसे की बात करें तो 4 लाख CR उनका पैसा इंडिया में आता है, जो कि मे बी फादर उससे EMI पे कर रहा हो या मदर घर चला रही हो। दिस इज़ हाउ द मनी इज़ यूज्ड। आज उसके ऊपर भी ये इम्पैक्ट कर रहा है। तो देखा जाए तो ये वॉर ने लोगों के ऊपर धीरे धीरे अब इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया, एंड वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दैट। आज इसके लिए हम मनीष भाटिया जी को बुलाते हैं, जिनसे हम बड़ी एक वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन करेंगे कि ये वॉर हो रही है, मे बी ये खिंच भी सकती है, तो लोगों को पैनिक होना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस हिसाब से उनको डील करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। हेलो हेलो जी। मनीष थे। तो हाँ जी, वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट, हम चाहे वहाँ पर रह नहीं रहे पर हमारे लोग भी रह रहे हैं, और आज धीरे धीरे वो हमें भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो आप बताएं थोड़ा। देखो एक तो आपका जो स्टार्टिंग है वो बिल्कुल ठीक है कि वर्ल्ड वाइड इसके इम्पैक्ट हमारे को पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहे हैं। कंट्रीज़ की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, पावर रिसोर्सेज जो है शॉर्टेज होने शुरू हो गई है। और सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट है कि अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी का माहौल बन रहा है, उसका इम्पैक्ट डे टू डे लाइफ में फाइनेंशियली, इमोशनली और हर तरीके से मुझे लगता है कि आम जन को, अगर हम भारत की बात करें तो कॉमन मैन को भी उसका इम्पैक्ट, जैसे भी आपने बताया कि सिलेंडर का प्राइस बढ़ना एक फैक्टर है, पर उसकी शॉर्टेज हो जाना, उसको ना मिल पाना या उसको प्रीमियम देके ब्लैक देके खरीद पाना, तो ये डे टू डे लाइफ में लोगों को इम्पैक्ट उसका दिखना शुरू हो गया है। स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको बिल्कुल लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरा जो इम्पैक्ट है कि जब हम देखते हैं कि आज हर चीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है। कोई चीज़ कहीं प्रोड्यूस हो रही है, अनाज की बात करें, फैक्ट्रीज की बात करें, किस स्टेट में प्लांट लगे हुए हैं, किस स्टेट में कंज्यूमर है, तो जितना भी हमारे पास ये कंज्यूमर गुड्स हैं थ्रू लॉजिस्टिक्स आती हैं, तो जब इसकी शॉर्टेज होती है ऑयल की, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट कंज्यूमर गुड्स के ऊपर आता है। तो कहीं ना कहीं जो ये इम्पैक्ट है उसका हमारी डे टू डे लाइफ में, अगर हम सब्जियों की बात करें, आज हम फ्रूट की बात करें, आज हम खाने पीने की चीज़ों की बात करें, उसका इम्पैक्ट हमें दिखना शुरू हो गया है। गैस सिलेंडर की बात करें, धीरे धीरे लगता है कि हम जिस चीज़ को बहुत पीछे छोड़ चुके थे। कभी ऐसा ज़माना होता था कि 2 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ता था तो लोग पेट्रोल पंपों पर लाइन लगा लेते थे। तो आज धीरे धीरे मुझे लगता है वही टाइम, अगर ये चीज़ लंबी खींची और इसकी शॉर्टेज हुई, तो वो चीज़ हमें दोबारा भी देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली बात है, क्योंकि आज जो सबसे बड़ा इंडिया का एक फॉरेन रिजर्व है, जो एनआरआई इंडिया पैसा भेजते हैं, उससे इंडिया का एक बहुत बड़ा फॉरेन रिजर्व की जो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है। आज जब ये पूरा रीजन इम्पैक्ट आता है, इस पूरे रीजन के ऊपर, जहाँ पर मैक्सिमम काम करने वाले लोग इंडियन
कि या साउथ एशिया से गए हुए हैं, तो जब वो इस इंडिया मतलब यहाँ पैसा ही नहीं बेच पाएंगे तो अल्टीमेटली उनकी जॉब चली जाएंगी, या वो प्लांट्स बंद हो जाएंगे, या इंडस्ट्रीज बंद होंगी, कंस्ट्रक्शन का काम बंद होगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है, या जो फॉरेन रिजर्व के लिए जो एक बहुत बड़ा सोर्स था, उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं उसका भी लोड इंडियन इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। अभी हम देख सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर इसका ऑलरेडी बहुत बुरा इम्पैक्ट आ चुका है। बहुत लोग अपनी जो कैपिटल है उसको लॉस कर चुके हैं। तो कहने को तो वॉर मिडिल ईस्ट में हो रही है, पर हम देखेंगे कि इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे ऑलरेडी आ चुका है, और अगर ये लंबी खींची तो उसका और आने के चांसेस हैं। और इम्पैक्ट की बात करें तो बड़ी फनी बात है, रोड पे जब हम अभी चाय भी पीने गए तो उसने चाय की कॉस्ट भी 3 टाइम बढ़ा दी। हमने पूछा क्यों, तो उसने बोला देखो उसके लिए तो एक बहुत एक बढ़िया वर्ड है, हर आदमी आपदा में अवसर ढूंढता है। हाँ, तो कुछ एक्चुअल कॉस्ट बढ़ी है, कुछ लोगों को उस चीज़ की वजह से बहाना मिला है उस कॉस्ट को बढ़ाने का, जिसको आप डिबेट करके या उसको चुप नहीं करा सकते। वो कह सकता है कि जी मेरी कॉस्ट बढ़ गई है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जब उसको अपनी डे टू डे लाइफ में हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो जो बिजनेस कर रहा है, जो छोटा मोटा काम कर रहा है, या जो भी जिस भी तरीके से अपनी अर्निंग कर रहा है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं से उसको कंपनसेट किसी ना किसी रूप में करने की कोशिश करेगा। अच्छा, अभी ऑयल बंद करना भी अगर हम समझे पूरा लूप होल है। अब इन्होंने ऑयल बंद कर दिया, गवर्नमेंट के पास कहीं ना कहीं पैसा नहीं आ गया, आगे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगा, काम नहीं कराएगा, तो अल्टीमेटली जो आम जनता है, मैं देखा उन्हीं पे ही इम्पैक्ट पड़ता है। और जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, अब आप जैसे बता रहे हो वो पैसे भी नहीं बेच पा रहे, तो उनके ऊपर भी तो कितना रिस्क देखिए अब ये स्थिति नहीं आई कि पैसे नहीं बेच पा रहे, पर जिस तरीके से वहाँ पर डिस्ट्रक्शंस हुए, जिस तरीके से ऑयल इंडस्ट्रीज को बंद किया गया है, या डिमोलिश किया गया है, या बम से उड़ाया गया है, तो वो लोग जो वहाँ काम करने वाले थे वो अपने इंडिया के लोग ही तो थे। तो जब वो प्लांट ही बंद हो जाएंगे, जब उन कंपनीज को चैलेंज आएगा, जब ये वॉर रुकी है, अभी आज जब हम ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तो अभी 5 दिन के लिए अभी उन्होंने एक तरीके का वहाँ पर वॉर को रोका है, एक तरीके का उन्होंने स्टॉप किया है। तो 5 दिन में अभी इसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि क्या निकल के आता है। और अगर ये वॉर दोबारा अनफॉर्चुनेटली शुरू हो जाती है और दोबारा इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता है इसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट अपनी इंडियन इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। क्योंकि इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया अमेरिका के साथ भी अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहता, और ईरान ने भी बहुत बुरे वक्त के अंदर जब भी इंडिया की डेट्स थी उसको हमेशा उसने पूरा किया है। तो अल्टीमेटली इंडिया जो है एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा है, ना वो इस वॉर को अपोज कर पा रहा है और ना इसको समर्थन कर पा रहा है। तो इंडिया वेट एंड वॉच की स्थिति में है, तो उसकी वजह से इंडिया को थोड़ा सा मुझे लगता है कि इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। और आज भी अगर हम देखेंगे इंडिया की डिप्लोमेसी की वजह से वहाँ पर जो कुछ हमारे जहाज हैं, जो हमारे ये जो एलपीजी और जितने भी क्रूड ऑयल लेके आते हैं, वहाँ उनको सेफ पैसेज मिला है। अच्छा, इसमें सर जो हमारा स्टील है वो भी 20 to 30% बढ़ गया है, कंस्ट्रक्शन पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आज जो हमारे लोग हैं वो सोच रहे हैं हम इन्वेस्ट करें नहीं करें, बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ऑब्वियसली डिले होगा, ऐसा लोगों के मन में फियर है। तो आप प्लीज़ सजेस्ट करें सब। देखिए मैं कभी कुछ डेटा देख रहा था, उसके अंदर जो डेटा ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इस इम्पैक्ट की वजह से जो स्टील, सीमेंट और भी जितनी चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट होकर आती हैं, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट 12% बढ़ गई है। अच्छा। और 12% जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो उसके 2 इम्पैक्ट आएंगे, या तो कंस्ट्रक्शन डिले होंगी, अच्छा। प्रोजेक्ट पीछे जाएंगे, या फिर बिल्डर किसी ना किसी रूप में उस चीज़ को कस्टमर से चार्ज करेगा, या कहीं ना कहीं कट ऑफ करके कहीं ना कहीं क्वालिटी में या स्पेसिफिकेशन में उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि 12% का लोड एक बहुत बड़ा लोड है। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है अगर कंस्ट्रक्शन डिले होती है तो उसका हमारी जो एक कंट्री की इकोनॉमी है, जिसको हम कहते हैं कि भी बहुत अच्छी स्पीड से चल रही है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। उसकी जो स्पीड है वो स्लो होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड स्लो होगी, कंस्ट्रक्शन स्पीड स्लो होगी, तो कहीं ना कहीं इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, कॉस्ट बढ़ेगी। डिले होने के बावजूद भी आप ये समझ लीजिए कि उस प्रोजेक्ट को बिल्डर के लिए कंप्लीट कर पाना या कॉन्ट्रैक्टर के लिए कंप्लीट कर पाना 12% की कॉस्ट बढ़ने के बाद एक मुझे लगता है कि एक मेजर इम्पैक्ट डालने वाला है। अच्छा, आप तो मटेरियल की भी बात करो, मैं तो कह रही हूँ कि सर लेबर भी क्यों रुकेगी जब उसको सिलेंडर बेसिक चीज़ इतनी महंगी मिलेगी, वो सोचेगा अपने मैं होम टाउन जाऊँ। तो हमने पास्ट में भी देखा है, जब कोविड की सिचुएशन थी तो उस समय जितने भी यहाँ इंडस्ट्री की लेबर थी, जितने भी लोग यहाँ माइग्रेट होके आए हुए हैं, तो वो सब इनसिक्योर हो गए थे। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने होम टाउन में जाना शुरू कर दिया था। तो अगर ये सिलेंडर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, महंगाई बढ़ जाती है, तो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे वापस अपने होम टाउन जाएंगे और यहाँ पर इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, जितना भी काम चल रहा है उसके ऊपर इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा इसका, और हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो मैक्रो लेवल पे धीरे धीरे इसके इम्पैक्ट हमें अभी देखने शुरू हो गए और आने वाले टाइम में ये इफेक्ट्स बढ़ने के पूरे चांसेस हैं।
नहीं, बिल्कुल ठीक बात बोला जो, क्योंकि और देखो लोग पहले अपनी सेफ्टी चाहेंगे, वो जॉब तो देखो सेकेंडरी चीज़ है। अच्छा, लोग जहाँ मर्जी इन्वेस्ट करें, स्टॉक में करते हैं वहाँ एक इशू हो जाता है, आज रियल स्टेट में करना चाहते हैं तो वहाँ वो डाइसी है, गोल्ड में या तो इतना प्राइस हाई हो गया है लोगों ने कर दिया है, मतलब इतना स्केप्टिकल है ये मार्केट। तो क्या मतलब आपको लगता है कि लोग कहाँ इन्वेस्ट करें? हमेशा ही उनको लगता है, डाउटफुल रहते हैं वो लोग। देखिए, मुझे लगता है जो भी इस समय सिचुएशन चल रही है उसके अंदर तो जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया उनकी कैपिटल खत्म हो गई या कम हो गई। जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को बढ़ते हुए देख के वहाँ इन्वेस्टमेंट करी तो पिछले 10-15-20 दिन में हम देख रहे हैं कि उसके अंदर काफ़ी डाउनफॉल आ चुका है। जिन लोगों ने जिस प्राइस पे एंट्री ली थी उस प्राइस से चीज़ें काफ़ी नीचे आ चुकी हैं। कुछ हद तक रियल एस्टेट में इसका इम्पैक्ट आया क्योंकि जितनी भी ये सब चीज़ें हैं डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलती हैं। तो आज अगर डिमांड ही नहीं होगी उन चीज़ों की या लोग इनसिक्योर फील करेंगे, सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, लोग पैसा नहीं खर्चेंगे, अपने पैसे को बचा के रखेंगे तो ओवरऑल मार्केट के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं बार बार मैं वही बात हम रिपीट करते हैं कि उसका इम्पैक्ट आते हुए लास्ट जो मैंने हमारी सोसाइटी का है जो आखिरी लेवल तक आने के बाद वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट उसका दिखता है हमारे को और हमारी इकोनॉमी के अंदर इसका कहीं ना कहीं डाउनफॉल नज़र आना शुरू हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल। अब जैसे अब रियल स्टेट की बात कर रहे थे तो पता नहीं कितना वेग होगा ये बोलना, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो दुबई में 30-40% प्रॉपर्टी डाउन हो गया है। देखिए, मुझे लगता है 30-40% प्रॉपर्टी डाउन तो नहीं हुई है पर इस समय मार्केट रुक गई है वहाँ पर। तो कोई नई क्वेरीज नहीं है, नए कस्टमर्स नहीं है इस समय। जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी टाइम टू टाइम उस चीज़ को चेक कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं एग्जिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता। पर जितने भी हम देखते हैं कि रील्स या जिस तरीके के सोशल मीडिया पे आ रहा है कि 20% 30% ऐसा डाउन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी प्रॉपर्टीज के आज भी बायर हैं, बस वो चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा करेक्टेड प्राइस के ऊपर अगर आज अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बाय करने के लिए लोग तैयार हैं, सेल करने के लिए मुझे लगता है इतने लोग तैयार नहीं है। तो ओवरऑल अभी जो वहाँ का इम्पैक्ट है वो वेट एंड वॉच का है। तो लोग वॉच कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी तो मार्केट वापस अपनी रफ्तार पकड़ेगी और वहाँ पर मार्केट चलेगी, वहाँ पैसा आएगा तो धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी उसका हमें लगता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को हमें मिलेगा। अच्छा, अब ये जो आपने एक सजेशन तो अच्छा दिया, पर मुझे लगता है जो बायर होता है ना वो ये सोचता है मैं ना इन्वेस्ट करूँ, पर ऐसा है कि इन्वेस्टर बड़े डिफरेंट टाइप से सोचता है। वो सोचता है मैं तो उल्टा इस चीज़ का फ़ायदा ले लूँ, ऐसा कुछ है? देखो, इन्वेस्टर में भी कई तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। अच्छा। एक होता है समझदार इन्वेस्टर जो मौसम देख के मौसम खराब है घर से मत निकलो, अच्छा। घर में बैठो। एक होता है जुआरी टाइप का इन्वेस्टर, वो कहता है 10 वाला माल मुझे 7 में मिलेगा तो मैं आज बाय कर लूंगा। ओके। तो दोनों तरीके के लोग हैं आज मार्केट के अंदर। पर जो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग होते हैं जो, क्योंकि बड़े डिसीजंस होते हैं, काफ़ी पैसा इन्वॉल्व होता है आदमी के लिए, एक बहुत बड़ा फंड इन्वॉल्व होता है, उसकी लाइफ टाइम की सेविंग्स इन्वॉल्व होती है, तो लोग वेट करते हैं। बायर और सेलर दोनों के मुझे लगता है कि दोनों की स्ट्रेटेजी यही है कि अभी वेट करो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लो। कोई बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है, किसी की ऐसी नीड है तो एक्सेप्शनल तो हर जगह होती है चीज़ें, एक दो एक्सेप्शन ऐसी होंगी पर उसको मार्केट का ट्रेंड नहीं समझ सकते। मार्केट का ट्रेंड यही है कि थोड़ा सा स्लो हुई है, इंक्वायरीज कम हो गई है मार्केट के अंदर, जो इनसिक्योरिटी का माहौल बना है तो वो उसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको पॉजिटिव होने में, पर उसके लिए पहले इस वॉर को कम्प्लीटली खत्म होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी तो एक चैलेंज है, पता नहीं खत्म हो हाँ, क्योंकि Stretch ही हो रही है कहीं। स्ट्रेच हो रही है क्योंकि अमेरिका और ईरान का जो है आपस का जो कन्वर्सेशन है वो बहुत पुअर है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है। अब देखना पड़ेगा कि कौन इंडिया, चाइना, रशिया या ओमान या कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंटरवीन करेगी। दोनों पक्ष एक टेबल पे बैठेंगे, बायलैटरल टॉक्स करेंगे, शायद तब कोई रास्ता निकलेगा। वो थोड़ा अभी मुश्किल नज़र आता है, पर मुझे मालूम है कि ये हिस्ट्री रिपीटेड है, कभी भी कोई वॉर खत्म होती तो अल्टीमेटली ऑन टेबल ही होती है। लड़ाई के मैदान में तो किसी का आज तक फैसला नहीं हुआ, पीसफुली तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर लास्ट में आके कंप्रोमाइज होता है। दोनों जो पक्ष होते हैं वो समझते हैं कि इससे उनका कहीं ना कहीं नुकसान ही हो रहा, फायदा किसी को भी नहीं है। काफ़ी हद तक अमेरिका को फायदा है क्योंकि इस तरह का माहौल बनने से पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी वेपन्स हैं, जितने भी हथियारों की खरीद फरोख्त है, डिमांड बढ़ जाती है। तो हमें पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा वेपन्स बनाने वाली कंपनी वो अमेरिका की है। तो अल्टीमेटली अमेरिका को शायद उस वॉर से कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा क्योंकि जो कंट्रीज ने अपना जो एक डिफेंस बजट कम कर रखा था वो डिफेंस बजट बढ़ाएंगे और अल्टीमेटली अमेरिकन कंपनी से कहीं ना कहीं वेपन्स खरीदेंगे
तो अमेरिका की शायद इकोनॉमी को कुछ बेनिफिट हो जाए, पर जो एक नॉर्मल इकोनॉमीज है, इंडिया की इकोनॉमी है, चाइना की इकोनॉमी और जो कंट्रीज हैं, उस पर तो इस वॉर का नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा। अमेरिका पे टारगेट करना भी बड़ा मुश्किल है कि उनका क्या पिन पॉइंट है। अब जैसे आपने बोला कि वो बढ़ेगा तो उनकी कॉस्ट तो मे भी उनको थोड़ा सा फील होगा। अच्छा, थैंक्स टू आवर मोदी गवर्नमेंट 2.2 लाख लोग हमारे थैंकफुली वापस आ गए हैं इंडिया के, जो इंडियंस हैं। तो और ऐसे कोई एक्शंस हमारी गवर्नमेंट ले रहे हैं सर इस प्रेजेंट मोमेंट? देखिए अच्छी बात है, लोग वापस आए हैं जिनके मन में पैनिक था, पर अभी बहुत सारे लोग हैं जो आपने नंबर बताए, वो नंबर तो आप देखिए कि कुछ भी नहीं, 2% लोग हैं, 3% लोग हैं। तो अल्टीमेटली इतने लोगों को वहाँ से माइग्रेट करके लाना इम्पॉसिबल है, ना लोग आना चाहते हैं। लोगों का वहाँ पर बिजनेस है, घर बार है, जॉब्स हैं, उनकी पूरे का पूरा जो लाइफ का जो सेटअप है वो वहाँ हो चुका है। तो अल्टीमेटली कुछ लोग टेम्परेरी जॉब्स पे गए हुए थे, बिजनेस के लिए गए हुए थे, कुछ टूरिस्ट गए हुए थे, कुछ स्टूडेंट्स गए हुए थे। उनके आने से कोई मुझे लगता है बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली सेक्टर में पीस आने के बाद, वॉर रुकने के बाद ही इस चीज़ का कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, कुछ अगर इमरजेंसी है तो अच्छा इनिशिएटिव लिया इंडियन गवर्नमेंट ने कि वो लोगों को लेके आए हैं, पर उसके अगेंस्ट एक चीज़ और भी जाती है कि लोगों ने 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए की टिकट भी खरीदी है। हाँ बिल्कुल। एयरलाइंस ने उस चीज़ का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेनिफिट भी लिया है, या उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा थी, वट एवर गवर्नमेंट नोज, और उसको भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कैप लगानी चाहिए और इस तरीके का इंश्योर करना चाहिए कि इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके अंदर कोई भी एयरलाइंस या कोई भी कंपनी उसका कोई मतलब नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, जो एक रीजनेबल फेयर है उसके साथ ही अपनी उस चीज़ को, ऑपरेशंस को चलाए। तो वो मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी इसके अंदर कहीं ना कहीं इंटरवीन करने की ज़रूरत है अभी। अच्छा, जैसे कि हम देख रहे हैं, अपनी अनफॉर्चुनेट बात है कि जो इंडियन रियल एस्टेट मार्केट है पूरी काफ़ी स्लो है, कभी से स्लो चल रही है वो तो। पर अभी ऐसा लग रहा है कि क्या इस वॉर से ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है या क्या रीज़न क्या है? देखिए मुझे लगता है स्लो थी थोड़ी मार्केट, हाँ ये तो बिल्कुल, मतलब ओवरऑल मार्केट स्लो थी, इस वॉर से पहले भी स्लो थी, पर इस वॉर के होने के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा उसके अंदर और इजाफा हुआ है। अच्छा ओके। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करने का माइंड मेकअप कर रहे थे या स्लोली स्लोली उस चीज़ को बढ़ रहा था, तो उन लोगों ने भी अपने जो डिसीजंस को हॉल्ट पे डाल दिया है। अच्छा, तो वो अभी अपने पैसे को कहीं ना कहीं मुझे लगता है सेफ रखना चाहते हैं कि अगर कोई ऑकवर्ड सिचुएशन आ गई तो वो उस चीज़ को मुझे लगता है कि रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको ही पता है कि जब ओवरऑल इकोनॉमी चलेगी, शेयर मार्केट चलेगी, हर चीज़ बेटर होगी, लोगों को अच्छे सेंटिमेंट्स होंगे, उसके बाद किसी का मन करता है प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने का। प्रॉपर्टी कोई नेसेसिटी नहीं है, जो एक एंड यूजर की डिमांड है वो हमेशा रहती है, पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। उसका इन चीज़ों से कोई इम्पैक्ट नहीं है। किसी ने अपना घर लेना, फर्स्ट होम बायर है, किसी ने अपग्रेड करना है, किसी ने माइग्रेट करना है, वो एक जेन्युइन डिमांड जो है वो हमेशा होती है, रहती है। तो वो अपने पेस से चल रही है, उसका कोई ना नेगेटिव पॉजिटिव कोई इम्पैक्ट नहीं है। पर जो एक इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आता है, लोग अपने पैसे को, सरप्लस मनी को या जो भी उनकी सेविंग्स होती है उनको इन्वेस्टमेंट करके रियल एस्टेट में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग डिस्करेज हो जाते हैं ऐसे माहौल में, और वो अपने उस डिसीजन को होल्ड पे डाल देते हैं। अच्छा, तो मतलब ठीक है, आप यही सजेशन कर रहे हैं कि होल्ड एंड वॉच, क्योंकि अभी देखो वॉर का भी कुछ सिचुएशन पता नहीं है क्या होगी, पर हम तो फिर भी देखते हैं कि सर आए दिन प्रोजेक्ट जो है। देखिए पहली बात तो मैं होल्ड और वॉच का सजेशन नहीं दे रहा हूँ, जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। एक्चुअल में तो मुझे लगता है जो बायर है, प्रॉपर्टी का बायर है, उसको हमेशा ऑन रहना चाहिए। अगर इस माहौल में कोई उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ उसको कुछ सेविंग्स हो सकती हैं या कोई एक अच्छी सस्ती प्रॉपर्टी मिल सकती है, तो उसको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, पर जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ऐसे माहौल के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो आराम से अपनी सर्चिंग चालू रखे, अपनी जो रिसर्च को ऑन रखे, धीरे धीरे रोज की जो न्यूज़ है, रोज के जो इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट को देखे। तो मे भी जो उसने एक अपना टारगेट प्राइस सोचा होगा, अगर वो एक टारगेट प्राइस रीजनेबल होगा, कोई अनरीजनेबल सोच ले तो अलग बात है। अगर रीजनेबल टारगेट प्राइस जो सोचा होगा, इस प्राइस में मुझे प्रॉपर्टी मिले तो मैं बाय कर लूंगा, तो मुझे लगता है उसके मिलने के चांसेस हैं अभी। पर ये कि ऐसी सिचुएशन में बहुत बिल्डर में भी मिसयूज भी करे, तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। मे बी वो क्या डिस्काउंट देते हैं क्या नहीं, यू नेवर नो। तो देखिए बिल्डर भी प्रेशर में है, बिल्डर भी प्रेशर में, क्योंकि बिल्डर्स की ऑलरेडी अगर लैंड में इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, वो एक स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर चुके हैं, तो अगर उनकी सेल नहीं होगी तो अल्टीमेटली उनकी एक ऑपरेटिंग कॉस्ट तो फिक्स हो चुकी है। बिल्कुल। तो हर बिल्डर कहीं ना कहीं अपने रिवर्स कैलकुलेशन में टारगेट लेता है कि मैं इतने क्वार्टर में इतनी सेल करूंगा, इस तरीके से रिटर्न आएगी, इस तरीके से उस चीज़ को करूंगा। तो बिल्डर के ऊपर प्रेशर आता है ऐसे मॉल के अंदर, बिल्डर फिर उसके अंदर
पहले तो कुछ पेमेंट प्लान में रिलीफ देते हैं, कुछ अच्छा पेमेंट प्लान निकालते हैं जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो। अगर वो भी काम नहीं करता तो फिर बिल्डर थोड़ा डिस्काउंट वाली पॉलिसी खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी दिल्ली एनसीआर के अंदर डिस्काउंट वाला मुझे तो ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा कि बिल्डर उसके इस वॉर की वजह से कोई डिस्काउंट दे दे, ऐसा कोई रीजन नजर नहीं आता। ओवरऑल जो मार्केट स्लम है थोड़ी स्लो है ओके और उसकी वजह से कोई अच्छा पेमेंट प्लान मिलता है या थोड़ी बहुत नेगोशिएशन होती है, जैसे कि आप 2 कार पार्किंग दे रहा है बिल्डर, आप 3 की डिमांड कर सकते हो। ओके वो 30% पैसा मांग रहा है, 20% पे नेगोशिएट कर सकते हो। ओके ओके तो इस तरह की चीजें करके आप कहीं ना कहीं ओवरऑल अपनी जो बाइंग है उसको बेटर तरीके से कर सकते हो। आपकी जो मतलब बायर मार्केट बन जाती है। तो बिल्डर थोड़ा इस समय प्रेशर में, अगर कोई एक्चुअल में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको क्लोज वॉच करनी रखनी चाहिए इस माहौल के ऊपर, और जहां उसको लगे कि उसका एक टारगेट प्राइस मीट होता है या जो उसने माइंड मेकअप किया था तो उसको उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि जब बाजार चलेगा तो वो रिग्रेट फील करेगा कि उस समय ये चीज मिल रही थी, मैंने खरीदी नहीं, आज ये चीज मुझे इतने की खरीदनी पड़ रही है या मैं इतनी की चीज आज नहीं खरीद सकता। तो अगर उसको लगता है कि उसको कोई एक अच्छी प्रपोजिशन मिलती है तो उसको आगे उसके लिए बढ़ना चाहिए। अच्छा, जब भी सर ये चीज़ चल रही थी तो वेरी अनफॉर्चुनेट आप वहाँ थे, हमें पता लगा, हमने आपको कॉल वगैरह, वी ऑल वर वरीड। तो आप थोड़ा सा बताओ, क्योंकि हमने तो सिर्फ ऐसे देखा तो बहुत कुछ हो गया है, बट यू वर वेरी काम, तो आप थोड़ा सा रियलिटी बताएं। देखिए अनफॉर्चुनेटली मुझे उस समय बिजनेस के सिलसिले में वहाँ जाना पड़ा। तो ये वॉर स्टार्ट हुई तो उस समय मैं दुबई में था। हाँ एग्जैक्ट। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो वहाँ पर दुबई में रहते हुए उसका हमें बहुत मिनिमल इम्पैक्ट था। डे टू डे लाइफ नॉर्मल चल रही थी, सारी मार्केट्स ओपन थी, सब रेस्टोरेंट चल रहे थे, वर्ल्ड कप चल रहा था, हम वर्ल्ड कप के मैच भी देख रहे थे वहाँ पर जाके क्लब्स के अंदर। तो ओवरऑल नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट नहीं था। पर रात के टाइम जब थोड़ा सा कोई सायरन बजते थे, जहाँ कहीं वो डिब्रिज गिरती थी उसकी वजह से आग लग जाती थी, या कहीं इस तरीके की मिसाइल गिरने के लिए कोई ना कोई मतलब नोटिफिकेशंस आती थी कि इस तरीके का हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रेशर होता था माइंड में। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इंडिया के अंदर मीडिया ने उस चीज़ को दिखाया है वैसे हालात नहीं थे। हालात बहुत अच्छे थे। वहाँ की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इंश्योर किया था कि कोई पैनिक ना हो, कोई किसी तरीके की कालाबाजारी नहीं, कोई चीज़ महंगी नहीं हुई, किसी ने कोई शॉप बंद नहीं करी, किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होने दी उन लोगों ने वहाँ पर। और कोशिश करी कि लोगों की जो डे टू डे लाइफ है उस पर इम्पैक्ट ना आए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने ईरान के जितने अटैक थे उनको एक तरीके से फेलियर किया, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों में ये कॉन्फिडेंस दिया कि हमारी गवर्नमेंट हमारी जो है सुरक्षा पूरी अच्छे तरीके से सेफ्टी कर सकती है। थोड़ा सा फ्लाइट्स पे इम्पैक्ट आया, क्योंकि जब आप देखते हैं कि वॉर का टाइम होता है और कोई भी प्लेन हवा में होते हैं तो उनको टारगेट करना बहुत आसान होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा पैनिक ज़्यादा क्रिएट हुआ। और लोगों ने ऑल्टरनेट रूट से आने की कोशिश करी और पहुंचे भी। मैंने भी 2-3 दिन ट्राई किया कि मैं वाया दुबई मुझे फ्लाइट मिल जाए, पर नहीं मिल पाई। मैं भी वाया ओमान आया तो बहुत स्मूथ थी वो जर्नी। ओके तो नॉर्मल तरीके से हमने बॉर्डर क्रॉस किया, ओमान में गए, वहाँ से ओमान का जो एयरपोर्ट था मस्कट में वो फुली ऑपरेशनल था, जैसे नॉर्मल डेज में फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं उसी तरीके से हो रही थी। और हम वाया बॉम्बे होते हुए दिल्ली आ गए, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। पर ओवरऑल अगर दुबई सिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि वहाँ पर ऐसा ना कोई पैनिक था, ना वहाँ के आम लोगों के अंदर ये कोई इनसिक्योरिटी है कि वहाँ की सरकार ने उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो अब वॉर होगी, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आएगा। पर जिस तरीके से मीडिया ने उस चीज़ को यहाँ पर एक क्रिएट किया, हो सकता है कि वो टीआरपी बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को वो, तो मे बी वो उसका रीज़न हो सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ की लोकल लाइफ में कहीं हमें फील हुआ। अच्छा अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे जो मे बी अभी भी इंटरेस्टेड होंगे कि मैं दुबई में घर लूँ, तो क्या आप इस वॉर से भी कोई सजेशन आप देंगे कि अब? देखिए मुझे लगता है अभी दुबई में घर लूँ ऐसा तो कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसी अर्जेंसी है। वो है लोग वेट एंड वॉच, मैंने पहले भी बोला वेट एंड वॉच का मतलब यही होता है कि भी ये वॉर बंद होगी, बंद होने के बाद क्या वहाँ की जो एक जिसे कहते हैं पॉलिटिकली किस तरीके का सीन बनेगा, कौन कौन सी कंट्रीज मिलके क्या करेंगी, तो लोग वॉच कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि दुबई में जो लोग पैसा लगाते हैं खासकर इंडिया से, वो एक तरीके के इन्वेस्टमेंट्स ही करते हैं, या तो रेंटल इनकम के लिए करते हैं, या वहाँ पर एक प्रॉपर्टी लेके उसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो उनके लिए कोई ऐसी एसेंशियल नीड नहीं है कि उनको आज वॉर बंद होगी और कल उन्होंने घर खरीदना है। तो ऐसा कोई मुझे लगता फैक्टर नहीं है। लोग आराम से उस चीज़ को देखेंगे, वॉच करेंगे, और जहां उनको लगेगा कि अब ये सही एंट्री का टाइम है तो वो बाज़ार दोबारा अच्छा चलेगा। और वहाँ की गवर्नमेंट जो है मुझे लगता है काफ़ी हद तक इस चीज़ को लेके काफ़ी सीरियस है कि जल्दी से जल्दी नॉर्मल सिचुएशन हो,
लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उस कंट्री के अंदर दोबारा आए, क्योंकि दुबई को एक सेफ सिटी या सेफ कंट्री का जो एक मुझे टैग लगा हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा डेंट पड़ा है। तो गवर्नमेंट वहाँ की ज़रूर कोशिश करेगी कि उस डेंट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करे और पूरे वर्ल्ड से लोग दोबारा उस कंट्री में आके, उस सिटी के अंदर आके एंजॉय करें और वहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ की जो कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करें। और ऐसा तो नहीं है जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो इंडिया भाग रहे हैं, ये तो सब क्या वेग ही न्यूज़? ये सब फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। लोग भाग रहे हैं, लोग 10 रुपए की चीज़ 5 रुपए में बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सब बेकार की चीज़ें हैं। रील्स बहुत सारी चल रही हैं कि जी 30% सस्ती 20% प्रॉपर्टी, वो एक तरीके का लीड जनरेशन प्रोसेस है। आप एक 10 रुपए की चीज़ को मार्केट कर दो, ये 15 रुपए की थी जी, वो 10 में हो गई, तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। 15 वाली चीज़ जो आर्टिफिशियल प्राइस था, जो एक्चुअल प्राइस था ही नहीं, उसको आप बताओ कि 5 रुपए कम करके 10 रुपए में मिल रही है, तो वो तो एक मुझे लगता है कि मार्केटिंग है या लीड जनरेशन का प्रोसेस है। तो लोग वो आपदा में अफसर जैसे चाय वाला ढूंढ रहा है, वहाँ रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के लोग खाली हो गए, वो भी ढूंढ रहे हैं, तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो पर ग्राउंड रियलिटी इससे थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, चीज़ें पॉज हुई हैं अभी, बट ऐसा नहीं कि इस तरीके से बिल्कुल सही वर्ड आपने यूज़ किया, पॉज हुई है, बंद नहीं हुई है। तो पॉज में तो जब माहौल ठीक होगा वापस पॉज बटन हटेगा और प्ले हो जाएंगी और वापस चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। अच्छा, हमारे मेजोरिटी ऑफ यूथ ईएमआई पे डिपेंडेंट है, राइट? तो उस पे भी कुछ रेट बढ़ा है, लोग बड़ा फियर है आज की वॉर से, क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ा है कुछ? देखिए, इन्फ्लेशन तो बढ़ी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आरबीआई की मजबूरी है कि वो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कट नहीं कर सकता। अच्छा, ओके। तो वो चाह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनको ओवरऑल इकोनॉमी को देखना होता है। बैलेंस आउट करना है। तो बैंक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लोन के बढ़ते हैं या कम नहीं होते हैं, तो नो डाउट जो फर्स्ट होम बायर हैं उनके डिसीजन पॉज होंगे, उनके डिसीजन थोड़े टाइम के लिए डिले होंगे। अच्छा। क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा इस समय एक अलग वॉर चल रही है, वो वॉर है एआई की वॉर। वो शायद आज का सब्जेक्ट नहीं है हमारा, पर अगर आपने फर्स्ट होम बायर्स की बात करी है तो वो मेजरली वो लोग हैं फर्स्ट होम बायर जो आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। तो एआई की वजह से कहीं ना कहीं उनकी जॉब की इनसिक्योरिटी हुई है। उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जॉब्स एआई के आने की वजह से चली ना जाएं, तो फर्स्ट होम बायर से अपने डिसीजन को, वॉर की वजह से तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉज किया होगा या रोका होगा, पर एआई की वजह से वो थोड़ा अपनी जॉब की सिक्योरिटी को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं कि वो आने वाले टाइम में कहीं अपनी जॉब से हाथ ना धो बैठे, या वो जो सिस्टम चल रहा है उसके साथ अपने आप को अपग्रेड कर लें। तो मुझे लगता है फर्स्ट होम बायर्स के लिए ये वाला इम्पैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये तो अलग ही टॉपिक लिया, वो हम कभी डिस्कस करें। हाँ नहीं, पर आपने फर्स्ट होम बायर्स की बात करी तो मैंने इसलिए बताया कि वॉर से शायद उनका डिसीजन इम्पैक्ट नहीं होगा, पर जो एआई की जो वॉर चल रही है उससे ज़रूर उनके डिसीजन में इम्पैक्ट आया है। ओवरऑल कोई ना कोई फैक्टर्स ऐसे ज़रूर हैं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं और कभी कभी घटने के लिए। तो उसमें मुझे लगता है एआई वाली जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं आईटी इंडस्ट्रीज, आप देख सकते हैं जो यूएस की आईटी कंपनीज हैं उनके स्टॉक कितने नीचे, तेजी से नीचे गए हैं, वहाँ पर जॉब्स गई हैं लोगों की। तो अल्टीमेटली उस सिलिकॉन वैली के अंदर भी इंडियंस लोग ही हैं जो यूएस के अंदर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जॉब इनसिक्योरिटी होगी। तो वही आपकी बात है कि जो फॉरेन रिजर्व इंडिया के अंदर आता था, लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, फॉरेन से पैसा आता था, उसके ऊपर उस गल्फ रीजन से इम्पैक्ट नहीं आएगा, यूएस रीजन से इम्पैक्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इम्पैक्ट है। 90% तो आज सब एआई यूज ही कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट तो है ही। तो बिल्कुल, जैसे हमने देखा था एक बार यूपीआई हमारे यहाँ आया था, तो सब्जी वाला है और बिल्कुल आप समझ लो कि ग्रोसरी वाला, या बिल्कुल हर घर तक वो यूपीआई पहुंच गया था। तो ऐसे अभी एआई पहुंच चुका है हर घर तक, हर फोन तक, हर एज ग्रुप तक एआई पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में हमें देखना होगा कि हमारे लिए पॉजिटिविटी लेके आएगा या कुछ नेगेटिविटी लेके आएगा, ये वेट एंड वॉच है। ये तो आपके ऊपर में ना, हाउ यू डील विद इट, चाहे एआई प्लस भी है माइनस भी है, दोनों केस है आपके। ये देखिए, मुझे लगता है जो भी बिजनेस कर रहे हैं लोग, हर आदमी आज अपनी एक ऑपरेटिंग कॉस्ट या एक जो एक्सपेंसेस है उससे परेशान है। तो अल्टीमेटली एआई आने से अगर उसकी जो 4 आदमी मिलके काम कर रहे थे, जो 6 आदमी मिलके काम कर रहे थे, अगर एआई के थ्रू अगर उसको एक आदमी काम को कर लेगा तो उसकी कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कम होगी, पर जब 5 लोग जॉब अपने खो बैठेंगे तो उसका इम्पैक्ट तो कहना कि हमारी इकोनॉमी पे पॉजिटिवली आने वाला है। थैंक यू मनीष जी, आप जब भी आते हैं तो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि आप ओपन कॉन्वर्जेशन करते हैं, आपका कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं लगता, विच आई पर्सनली लाइक। और मुझे लगता है जो लोग देखते भी है ना वो भी यही कहते होंगे। चलो, ये तो आपके व्यूअर्स कमेंट करेंगे तब पता लगेगा कि उनको हमारे कमेंट्स पढ़ने के बाद आज का टॉपिक कैसा लगा। पर हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम ईमानदारी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखें
और उम्मीद करते हैं कि उनसे कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उनको मिले और उनकी जो भी सर्चिंग है, जो भी उनके ऐसी माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं, उसको कुछ क्लैरिटी दे पाए। तो ये हमारी हमेशा से कोशिश रहती हाँ जी, थैंक यू। है। थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आज हमने हर एक पिन पॉइंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एड्रेस किया है, इसलिए किया है कि आप चाहे इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, या आप हाउ टू डील विद ऑल दिस सिचुएशन, तो आप एक बेटर तरीके से उसको डील कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।